बच्चों कल हम लोगों ने बात करी थी कौन से एग्रीमेंट सरकार ने वॉइड डिक्लेयर कर रखे हैं। हाँ आओ ना भाई, बिल्कुल आओ, 4-5 जनों को और लेकर आओ। तुम लोगों ने ऐसा कब्जा किया है इस जगह पे, बेचारा उत्कर्ष तो बैठता ही नहीं है। अब पूरी 12th उत्कर्ष यहाँ बैठा है, मेरे को इतनी याद आती है उसकी। यहाँ बैठा बैठा अच्छे बेटा, जब से तूने जगह छोड़ी है ना, तेरा फर्स्ट स्पॉट खत्म हो गया है। तू नोटिस कर, तेरी परफॉर्मेंस में जो गिरावट आई है वो शायद हो सकता है जगह की वजह से आई हो। मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ देखिए इन चीज़ों को। मेरा अगर एक बार वाइट शर्ट पहन के पेपर अच्छा चला गया तो मैं सारे पेपर में वाइट शर्ट ही पहनता हूँ। फिर नहीं तो तू भी बिलीव कर इसमें। चलो ये अलग तेरे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने वो सारे एग्रीमेंट पढ़ लिए जो सरकार ने वॉइड डिक्लेयर कर रखे हैं। क्या डिक्लेयर कर रखे हैं? अब उन्हीं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको कहा एग्रीमेंट मैरिज से रिलेटेड वॉइड, ट्रेड से रिलेटेड वॉइड, लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। ट्रेड में मैंने आपको कहा था आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, लेकिन इसके साथ के साथ क्या पढ़ाए थे? एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन में आप इनको बिजनेस करने से रोक सकते हो बिल्कुल वैलिड पॉइंट से। सेल ऑफ गुडविल में रोक सकते हो, पार्टनरशिप में रोक सकते हो, और फ्रेंचाइजी में रोक सकते हो, सर्विस एग्रीमेंट में रोक सकते हो। इन सारे केसेस में आप किसी को बिजनेस करने से रोक सकते हो। अब मेरी तरफ देखो, गौर से सुनो, एकदम गौर से। जितने भी मैंने तुम लोगों को एग्रीमेंट पढ़ाए वॉइड में, उसमें एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड के अलावा कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो वो वेजरिंग में बनेगा। बाकी सब कोर्स में है पढ़ा दिए, बट क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये 5 पढ़ा है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। और उसके बाद अब सेकेंड इम्पोर्टेंट क्या पढ़ाऊँगा तुम्हें? मेरी तरफ देखो, वेजरिंग एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है, पहली बात तो सुन लेना, ये वॉइड एग्रीमेंट है सारे। क्या है ये? तो पढ़ाते ही याद होना चाहिए कि ये वॉइड है, कानून की नज़रों में इसकी कोई वैधता, ये कचरे का डब्बा है। क्या है? अब वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? मेरे साथ रिपीट करना। 1 पर्सन एग्री टू पे मनी और मनीज वर्थ टू अनदर पर्सन ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे जैसा कुछ देता है, कुछ इवेंट के होने या ना होने पर। तो सरल भाषा में बोले तो वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब शर्त लगाना। क्या लगाना? बैट लगाना। क्या लगाना? मैंने बैट लगाई उर्विका से कि अगर आज विराट कोहली ने 100 मारी तो मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, नहीं मारी तो तू मुझे 100 रुपये देना। अब विराट कोहली का 100 मारना या ना मारना, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, अनसर्टेन इवेंट है। क्या है ये? जो मेरे या उर्विका के हाथ में, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। क्या है ये? इसे वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। और ये भारत में वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको विराट कोहली की 100 में थोड़ी इंटरेस्ट है, आपको तो आपके 100 रुपये में इंटरेस्ट है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट से मिलता जुलता एक एग्रीमेंट और पढ़ाऊंगा आगे, कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट, जो वैलिड है। वो वैलिड क्यों है वो चर्चा उस समय करेंगे, पढ़ चुके हो वैसे तो तुम लोग, रिवीजन में अपन जब उसका रिवीजन करेंगे। अभी वेजरिंग एग्रीमेंट में ये सारे देखो, प्रॉमिस टू पे मनी और हैपनिंग और अनसर्टेन, सब टिक कर लो, यही डेफिनेशन है। 2 पार्टीज कितनी होनी चाहिए? एक जीतेगी और एक। इंटेंशन आपका क्या था? सिर्फ बैट लगाना। यू हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक। आपका उस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्टेक। स्टेक मतलब आपका पैसा दांव पे है, आपका इंटरेस्ट उस पैसों में है, आपका उस सेंचुरी में कोई इंटरेस्ट। पानी आएगा तो 100 रुपये दूंगा, नहीं आएगा तो तू देना। ठीक है, कैसीनो में गए, डाला नंबर, 6 नंबर खुल गया, ऐसे आपका उस 6 नंबर में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपका इंटरेस्ट आपके पैसों। दीज आर वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या है ये? अब इसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं। उसके भी एक्सेप्शन पढ़े थे, इसके एक्सेप्शन।
पहले ये पढ़ेंगे कि कौन से एग्रीमेंट वेजर से रिलेटेड होते हैं, जैसे लॉटरी के, क्रॉसवर्ड पजल के, स्पेक्यूलेशन के, हॉर्स रेस के, ये सब है। और यहाँ पे है कि ट्रांजैक्शन जो वेजरिंग है बट वॉइड नहीं है, ये सारे, ये वेजरिंग है लेकिन वॉइड नहीं है, और ये सारे वेजरिंग है और वॉइड भी है। कौन से? लॉटरी। लॉटरी वॉइड है क्योंकि लॉटरी में इक्वल चांस है हारने और जीतने के, जिसको लॉटरी लगेगी उसको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन लॉटरी में है ना एक रूल है, कुछ लोग प्लॉट वगैरह खरीदते हैं लॉटरी से, प्लॉट खुद सरकार भी निकालती है, राजस्थान सरकार निकालती है यूआईटी के अप्रूव्ड प्लॉट। अभी एक सीए के इवेंट में ओम बिरला आए थे, उन्होंने एक पूरी कॉलोनी काटी थी सीए के लिए, सीए कॉलोनी नाम से, उसमें सबको बहुत अच्छी रेट में प्लॉट दिए थे, सीए हो अगर आप तो उसके लिए प्लॉट दिए थे। बहुत सारे लोगों ने ख़रीदे भी थे और बहुत सही रेट में ख़रीदे थे, मतलब, लेकिन बस वो था कि वो प्लानिंग में कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि उसको अप्रूव होने में भी मतलब डेवलप होने में टाइम लगता। ऑलमोस्ट जो भी सीए थे वो एक तो दूर भी था थोड़ा, लेकिन वो एक प्लानिंग अच्छी थी। उसमें उन्होंने ये रखा था कि आप इतने इस रेट पे प्लॉट दोगे तो सब लोग आ जाएंगे लेने, तो लॉटरी सिस्टम रखना, तो लॉटरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो बिके ही नहीं। अब डिमांड ज़्यादा होती, सप्लाई कम होती, तो लॉटरी चलाते वो लोग, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं गया। वो प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन एक पूरे डॉक्टर्स कॉलोनी होती है ना, जैसे एक सीए कॉलोनी होनी चाहिए, सारे सीए उधर रहे, पूरा डिग्री कंपलसरी थी उसके लिए आपके पास, और वो था, और अच्छी रेट पे दे रहे थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये अगर लॉटरी से खुलता तो तुम इसको क्या वेजरिंग कह दोगे? ये तो प्रॉपर लॉटरी से खुला है, ठीक है, और इसमें तो कोई ऐसी शर्त वर्त भी नहीं लगाई है। अब ये तो जिसका नाम खुल गया उसको मिलेगा, तो भैया ये लॉटरी है, लेकिन इसे स्टेट गवर्नमेंट ने खोला है इसलिए ये पेनलाइज नहीं है, लॉटरी तो है। तो इवन व्हेन लॉटरी इज sanctioned by state government, it will remain void. The only effect is that it will not be punishable because it has been sanctioned by state government. मैं स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉटरी और ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है। कभी भी कोई लॉटरी या इस तरह का सिस्टम होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट खोलेगी, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खोलेगी। नेक्स्ट, तो लॉटरी, अगर मैं आपसे अब यस और नो में पूछूं, लॉटरी इज अ वेजिंग एग्रीमेंट, यस और नो? इट इज वॉइड, यस और नो? इट इज पनिशेबल, यस और नो? यस, इट इज पनिशेबल इफ सैंक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट, नो। तो लॉटरी पनिशेबल है, मैं खोलूंगा तो पनिशेबल है, लेकिन राजस्थान सरकार खोलेगी तो पनिशेबल नहीं है। हम लोगों ने बचपन में 7th 8th क्लास में होगा मैं, हमने एक लॉटरी बनाई थी 3 4 5 दोस्तों ने मिलके, ठीक है, एक गेम बनाया था हम लोगों ने, एक गेम। उस गेम में भैया जो जीतता या करता उसको लॉटरी में ये मिलता, किसी को 50 रुपये मिलते, किसी पूरा बनाया था हम लोगों ने 5th 6th क्लास। जो जूत पड़ी मेरे को, ठीक है, ऐसा सुझाया मेरे को, मम्मी ने मारा, मेरी मासी ने मारा, मेरे पापा ने मारा, जिसको ये पता चला सब ने हाथ साफ किए मेरे ऊपर, ठीक है। उसके बाद बनाना तो दूर, मैंने ख़रीदी भी नहीं कभी, इंसानियत पे से भरोसा उठ गया मेरा। मुझे लगा 4 पैसे कमा के अपनी फ़ीस खुद ही भर दूँगा। हाँ, मारा क्यों, ये उल्टे सुल्टे काम कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, ठीक है। एलसीएम निकालना चाहिए मुझे 7th क्लास में, मैं लॉटरियाँ निकाल रहा हूँ। तो तो अब अगर मैं बनाता हूँ कोई लॉटरी तो वो पनिशेबल है भारत सरकार द्वारा, कोई पनिशेबल ऑफेंस है। अब क्या है कि अभी मैंने कहा ना, लॉटरी और इस तरह के सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको लेके अलग अलग कानून बनाता है। अब जैसे गोवा में आप कैसीनो वसीनो में जाओगे तो वो वैलिड है, क्योंकि वो फॉरेनर टूरिस्ट एरिया है ना, तो वहाँ पे वो वैलिड कर रखा है वो, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू उससे ही आता है। अब शराब वराब, बीफ वीफ सब चलता है वहाँ पे, अब पानी के अंदर चलता है,
पानी की तरह बिकता नहीं, कसिनो भी पानी में चलते ऐसे, लैंड पे नहीं है, और कहीं भी चले ठीक है। वैसे भी आदमी पानी में तो डूब ही रहा है, तो वहीं जाके खेल भी लेगा थोड़ा। तो क्रॉसवर्ड पजल, ये लॉटरी क्लियर है, एक बार और फिर सुन लो। लॉटरी इज अ वेजिंग एग्रीमेंट, यस और नो? लॉटरी इज वॉइड, यस और नो? लॉटरी इज पनिशेबल, यस और नो? लॉटरी इज पनिशेबल इफ सैंक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, क्रॉसवर्ड पजल। अब ये जो अखबार में आते हैं क्रॉसवर्ड पजल टाइप, ठीक है, नंबर्स जमाने वाले, अखबार में भी आते हैं और वैसे भी अपन देखते हैं, तो ये सारे गेम भी लॉटरी की तरह है, क्योंकि इसका कई बार एक आंसर नहीं होता है, 3-4 आंसर होते हैं एक वर्ड का। जैसे अभी मान लो मैंने कोई वर्ड लिखा एम, फिर 2 डैश दे दी और डी लिख दिया, तो उसका मूड भी हो सकता है, मड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने कोई वर्ड भेजा और उन्होंने कहा नहीं इसका मतलब ये नहीं है, ये है, तो मेरा तो विन और चांस के इक्वल लूज थे, और इक्वल चांस से विन और लूज के, तो ये हो गया वेजरिंग एग्रीमेंट। बट अब ये तो सर होता है, तो भैया मैं इलीगल थोड़ी बोल रहा हूँ, ये वेजरिंग है, बस वॉइड है। अब वॉइड होने का क्या मतलब है कि सरकार की नज़रों में ऐसे एग्रीमेंट कचरे के डब्बे हैं और इनकी कोई मान्यता नहीं है, फिर भी आप वेजरिंग एग्रीमेंट करते हो तो अपने लेवल पे करना। कल आप वेजरिंग एग्रीमेंट में पैसा हार जाते हो तो आप सामने वाली पार्टी पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड है। तो अगर आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल खरीदा और आपने उसके अंदर इनाम में लाख रुपया जीत लिया और कल सामने वाले ने लाख रुपया देने से मना कर दिया, तो यू कैन नॉट लीगली स्यू अपॉन सच पर्सन बिकॉज वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड इन इंडिया। अब ये जितनी भी बैटिंग ऐप्स है ये भी सब वेजरिंग एग्रीमेंट है, इसमें इक्वल चांस है हारने और जीतने के। ये ड्रीम 11 से लेकर माय सर्कल 11 से लेकर ये जितने भी, क्या बोलूँ अब, ये सब चल रहा है, ये सब वेजरिंग है। क्या है ये? अब ये जितने भी एग्रीमेंट है ये वेजरिंग है, तो वॉइड है, और वॉइड है तो ये सारी बैटिंग ऐप पे जो पैसा लगा रहा है वो अपनी रिस्क पे लगा रहा है। कल अगर ये लोग पैसा लेके भग गए और आप जीते और आपको मिला नहीं पैसा, तो आप लीगली इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। भारत सरकार पे भी मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये आँख के नीचे से ये नंगा धंधा चल रहा है, इसको सिर्फ वॉइड कर रखा है, इलीगल करो इसको। इंडिया में वेजरिंग एग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है, इलीगल करना चाहिए। और ये सारी बैटिंग ऐप का प्रमोशन धड़ल जैसे टीवी पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आप शराब को टीवी में नहीं बेच सकते, तंबाकू को नहीं बेच सकते, इनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते आप, लेकिन इस गंद का खुलेआम एडवर्टीजमेंट हो रहा है और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का एडवर्टीजमेंट कर रही है। ये सबसे और शर्मनाक बात है, ख़राब है ये चीज़ें, और इसमें कोई भी पैसा डुबाना आपका, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, वॉइड है, और वॉइड एग्रीमेंट की कानून में कोई मान्यता। और ये इतने बेशरम लोग हैं कि इसको वॉइड कर रखा है, इलीगल नहीं करा, क्योंकि इनको 30% टैक्स चाहिए इसके ऊपर। अब अगर मान लो आपने 1 लाख रुपया किसी ड्रीम 11 पे जीता, तो 30,000 रुपये भारत सरकार ले लेगी आपसे, और आपके खाते में 70,000 आएंगे। अब उनको तो 30 मिल गए भारत सरकार को, आपको 70 नहीं मिले, तो आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइड है। क्या है ये? वॉइड है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं भारत में, इलीगल नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ वेजरिंग एग्रीमेंट को महाराष्ट्र और गुजरात में इलीगल कर रखा है। जैसे क्रिकेट के ऊपर सट्टा लगाना, वो इलीगल है, वही सट्टा आप ये बैटिंग ऐप्स के ज़रिए लगा रहे हो तो वो लीगल है। कितनी कमाल बात है, ठीक है। अच्छा, कुछ महाअनुभवों ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी कि जब बैटिंग ऐप के ऊपर टीम बनी रही है तो इंडिया में बैटिंग लीगल कर दो, क्योंकि इंग्लैंड में लीगल है। इंग्लैंड में आप बैटिंग कर सकते हो, इंग्लैंड में अगर 2 टीम खेल रही है तो आप सट्टा लगा सकते हो कि विराट कोहली 100 मारेगा नहीं मारेगा, और वो सट्टा वैलिड है, यहाँ नहीं है। लेकिन आप जो ये टीम बना रहे हो, मेरे हिसाब से ये बैटिंग ही तो है। अब ये कह रहे हैं इसमें गेम ऑफ स्किल है, कद्दू का स्किल है। आपने 11 प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, इसकी स्किल आपकी ख़त्म हो गई वहीं पर। उसके बाद वो 11 चलेंगे कि नहीं चलेंगे तो पैसे मिलेंगे आपको। अब वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे आपको कैसे पता? ये कोई स्किल है क्या? आपको 22 में से 11 सिलेक्ट करने थे, स्किल तो बस यही ख़त्म हो गई सिलेक्ट करने पे। उसके बाद वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, विन और लूज।
विन और लूज की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। चलो इसमें आते हैं आगे, स्पेक्यूलेशन। अगर कोई भी आप स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आप गोल्ड में स्पेक्यूलेशन करते हो, डॉलर में स्पेक्यूलेशन करते हो कि डॉलर का रेट आज 84 से 85 हो जाएगा, ये स्पेक्यूलेशन हुआ, तो ये भी वेजरिंग है, ये भी क्या है। लेकिन अगर आप इसमें डिलीवरी ले लेते हो तो वेजरिंग नहीं है। जैसे आज मैंने गोल्ड के लिए आज बुक करा लिया गोल्ड 74 पे, और कल गोल्ड 75 का हो गया, मैंने बेच दिया। अब ये ट्रांजेक्शन मैंने ऑनलाइन ही कर दिया, तो ये स्पेक्यूलेशन है। लेकिन आज मैंने 74 में गोल्ड की डिलीवरी ले ली और कल 75 में बेच दिया, तो ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, क्योंकि डिलीवरी आ गई ना मेरे हाथ में, डिलीवरी आ गई। लेकिन मैंने ऑनलाइन ही बुक करा लिया 74 में गोल्ड, और कल जैसे ही 75 हुआ मैंने बेच दिया, ये स्पेक्यूलेशन है। तो स्पेक्यूलेशन में हमेशा ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। इफ़ यू आर नॉट ऑब्टेनिंग डिलीवरी ऑफ कमोडिटी देन इट इज स्पेक्यूलेशन, बिकॉज यू आर गैम्बलिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। बट इफ यू आर ऑब्टेनिंग द डिलीवरी ऑफ कमोडिटी देन इट इज नॉट स्पेक्यूलेशन, इट इज़ अ प्योर ट्रांजेक्शन, प्योर ट्रांजेक्शन है। क्या ले रहे हो अगर आप? डिलीवरी ले रहे हो, डिलीवरी ज़रूरी है। तो यहाँ देखो एग्रीमेंट करा आपने शेयर मार्केट में, डिफरेंस बिटवीन, आपने सिर्फ डिफरेंस किया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे, तो ये गैम्बलिंग है। क्या है ये? हॉर्स रेस, घोड़े वोड़े दौड़ाना, ये भी गैम्बलिंग है, ये भी वॉइड है। अब मैं आपको ऐसे वेजरिंग एग्रीमेंट बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको ये बताया जो वेजरिंग एग्रीमेंट की तरह होते हैं। लॉटरी वेजरिंग होता है, हॉर्स रेस वेजरिंग होता है, स्पेक्यूलेशन वेजरिंग होता है, और क्रॉसवर्ड पजल, ये भी क्या होते हैं? वेजरिंग होते हैं। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ट्रांजैक्शन जो वेजरिंग की तरह होते हैं बट वो वॉइड नहीं है, बट आर नॉट वॉइड। क्या नहीं है? अब अगर मान लो ये लिस्ट अपडेट नहीं हुई है, अगर मान लो, क्योंकि बैटिंग ऐप को तो ये लोग टैक्स भी लगा चुके हैं, तो हो सकता है ये 4 में आगे चल के बैटिंग ऐप भी आ जाए, क्योंकि बैटिंग ऐप का बहुत ज़्यादा चलन है ये ड्रीम 11 वगैरह का, और ये तो आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है ड्रीम 11। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इतना पैसा इनमें लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इनको वॉइड से अब वैलिड कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये वॉइड रहेंगे तब तक आप इनके खिलाफ कानूनी कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। वैलिड होगा तो वो एग्रीमेंट वैलिड, टैक्स तो लगा ही हुए हो आप, और खुलेआम इसका प्रमोशन भी हो ही रहा है टीवी पे, और हर बच्चा इसमें फंस भी रहा है। मैक्सिमम लोग कर रहे हैं ये सब चीज़ें। आप में से भी कोई करता होगा, पता नहीं करता? मनीष तू नहीं करता? झूठ मत बोलना। कार कैसे खरीदी फिर तूने? तो अब ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्योंकि अब ये खुलेआम ही हो रहा है सब कुछ, तो अब हो सकता है इसको वैलिडी कर दे। वैलिडी कर दो, क्यों वॉइड रख रखा है इसको? टैक्स भी ले ही रहे हो तुम 30%, ठीक है। चलो अब कैसे केस लो है, कौन सा केस लो है? RMD चमारबंग वाला, चमरबंग वाला। इसमें तो बड़ा सिंपल सा जजमेंट था। एक ये चमरबंग वाले ने कोई वो खरीदी थी क्रॉसवर्ड पजल, तो इसने कहा था कि मेरा वर्ड बन गया तो अब मुझे वो चाहिए, पैसा चाहिए। तो सामने वाले ने कहा कि नहीं, आपका वर्ड सही नहीं है, सामने वाले का वर्ड सही है। मैगज़ीन वाले ने इनको पैसे देने से मना कर दिए, तो इसने मैगज़ीन वाले पे केस कर दिया। तो सरकार का जजमेंट क्या आया, तुम्हें पता ही होगा क्या आएगा, कि क्रॉसवर्ड पजल एक वॉइड एग्रीमेंट है, इसलिए इसमें आपको कोई मदद, याद रखना, फिर बोल रहा हूँ, जितनी भी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और इस तरह की चीज़ों में पैसा लगाते हो तो अपनी रिस्क पे लगाना, बिकॉज भारत सरकार की नज़रों में ये एग्रीमेंट वॉइड है। बोलो। इंग्लैंड में वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, लीगल है। लीगल तो यहाँ भी है लेकिन वहाँ वैलिड भी है। मैंने एक लाइन बोली थी, अभी रिवीजन कराते वक्त भी बोली थी, एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट इलीगल बट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज़ वॉइड। याद आ रहा है? हर वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है इलीगल हो, लेकिन हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, ये बात भूलना मत। तो मेरे शब्दों का खास ध्यान रखना, जहाँ वॉइड बोलूँ तो वॉइड ही लिखना, जहाँ इलीगल बोलूँ वहाँ इलीगल लिखना, वॉइड की जगह इलीगल मत लिखना। ओ चंगेज़ खान। अब कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो है तो वेजरिंग लेकिन भारत में वॉइड नहीं है, वैलिड है? नंबर 1,
चिट फंड। चिट फंड क्या होता है? इसमें कुछ लोग लॉटरी सिस्टम में पैसा लगाते हैं और चिट्ठी में जिसका नाम निकल जाता है सारे पैसे उसको मिल जाते हैं, इसे चिट फंड बोलते हैं। इस तरह की स्कीमें भारत में फीमेल सेक्टर बहुत करता है। मेरी मम्मी डालती थी वीसी, तुम्हें बताया था, आपके घर में भी कोई डालता होगा, वीसी बोलते हैं अपन इसे। तो ये अलाउड है क्योंकि इसमें भी इक्वल चांस है, लेकिन इसमें क्या है, सबके इक्वल चांस है। जैसे 10 लोगों ने वीसी डाली और पहली वीसी मेरी खुल गई तो बाकी के 9 की भी खुलेगी, क्योंकि 10 बार वीसी डलेगी, जिसका पहला नंबर आ गया उस पहले पैसे उठा लेगा, जिसका दूसरा नंबर आ गया। अब इसमें पिक्चर बनती है जिसका 10वां नंबर आया, लेकिन पैसे सबको मिलेंगे, बस किसी को जल्दी मिलेंगे, किसी को लेट। समझते हो ना ये सिस्टम? इसे चिट फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे 10 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये मिलाए तो कितने हो गए? 1 लाख। अब चिट्ठी उछालेंगे, मेरा नाम आ गया तो 1 लाख रुपए मेरे। फिर अगले महीने 10-10 हज़ार रुपये उगाएंगे, अब उसमें मेरा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे तो मिल गए। अब 9 चिट्ठी उछालेंगे, अब 9 में से 1 का नाम आएगा। फिर अगली बार 8, 7 और लास्ट में आते आते किसी ना किसी का तो नंबर, मतलब जिस सबका ही नंबर आ ही जाएगा। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? इंटरेस्ट इसमें अब हम जो डालते थे उसमें तो नहीं होता था, मार्केट में तो बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो पता नहीं मुझे होता भी हो। मुझे एक स्टूडेंट आता था मेरे यहाँ, राहुल, वो बता रहा था कि सर इसमें तो इंटरेस्ट भी होता है, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी वीसी चलती है सिंधियों में और उसमें तो इंटरेस्ट वगैरह सब होता है, और उसमें जिसका पहला नंबर आता है ना उसको ही फ़ायदा होता है, और जिसका 20वां नंबर आया, क्योंकि जिसका पहला नंबर आया उसने तो पूरा पैसा इकट्ठा उठा लिया, ठीक है, और इंटरेस्ट होता था 5% के आसपास, उसको 5% इंटरेस्ट देना पड़ता था। और जिसका लास्ट में आया, अब जैसा पहला नंबर आ गया तो उसको 20 महीने का ब्याज देना है, 20 वीसी। जिसका 18वां नंबर आया उसको 3 महीने का ब्याज देना है। अब जिसका 20वां ही नंबर आया तो उसको ब्याज नहीं देना, लेकिन उसको पैसा लेट मिला, और जिसको पहले मिला उसको ब्याज देना है। तो ऐसे होता है, वो मेरे को बता रहा था कि ऐसा सिस्टम है, बट हम जो डालते हैं उसमें वो नहीं होता, मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। आगे आओ, मुद्दे की बात क्या है? इंटरेस्ट हो या ना हो ये मुद्दे की बात नहीं है। चिट फंड कंपनी का बिजनेस इंडिया में लीगल है, वैलिड है, ये बात है। भले ये वेजरिंग है लेकिन ये क्या है? वैलिड है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट के, अब शेयर मार्केट भी तो सट्टा ही है। आज आपने शेयर खरीदा, कल बेच दिया, आप डिलीवरी तो लेते नहीं हो इसमें। शेयर्स का डिलीवरी कहाँ लेते हैं अपन लोग? इंट्राडे हो गया, ये हो गया, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, ये सब आप आगे पढ़ोगे ये टर्म्स शेयर मार्केट की। बस अब अभी आप ये समझ लो, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन हाईली स्पेक्युलेटिव है। बोलो, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन वेजरिंग है बट वॉइड नहीं है, क्योंकि इसको लीगल कर रखा है, क्योंकि ये लीगल चैनल से होते हैं। कैसे होते हैं? यही मेरा कंसर्न है कि जब ये लीगल चैनल से होते हैं और इसको वैलिड कर रखा है, तो बैटिंग ऐप भी अब लीगल चैनल से ही हो रही है, सब उसका प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो उसको भी अब लीगल कर देना चाहिए। कभी भारत सरकार की नज़र इस पर जाएगी या मेरी बात कभी पहुंच गई उन तक, तो ये एक्सेप्शन की लिस्ट में एक और जुड़ जाएगा आपकी ये सारी फैंटेसी ऐप। ये लोग कहते हैं इसको बैटिंग मत बोलो, आप फैंटेसी ऐप बोलो, ठीक है। स्किल पे बेस्ड है, ये स्किल है ये, ठीक है। आप कौन से 11 प्लेयर ले रहे हो, ये आपकी स्किल है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि इसमें स्किल है? मतलब किसी को भी नहीं लगता। पार्शियल स्किल है, हाँ वो नहीं, लेकिन जो लोग बनाते हैं ना वो लोग एनालाइज भी करते हैं कि भाई ये अभी इनफॉर्म बैट्समैन है, इसको ले लेते हैं, बट आप उसमें एनालाइज भी पास के हिसाब से ही कर रहे हो। और जो अगर मान लो 5 मैच में 50 लगातार मार चुका है, आप उसको लोगे तो कोई गारंटी नहीं कि वो इस मैच में मारेगा। हाँ ऐसे भी है, ये लोग भी है, ऐसे लोग भी है। और आजकल तो ऐसी सट्टे बाजारी की कंसल्टेंसी भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने अपने चैनल बना रखे टेलीग्राम पे, वो कहते हैं भैया मेरा ये प्रेडिक्शन है, तुम्हें ये लेने चाहिए, तो उसको देख के वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ होता है स्किल, गेम ऑफ स्किल होता है KBC,
ये है गेम ऑफ स्किल। तो इसमें आप अगर जाते हो और पैसे जीतते हो तो इसको वेजरिंग ना मानकर क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर स्किल इन्वॉल्व है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। एथलेटिक्स, 10 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, कौन जीतेगा किसी को नहीं पता। वेजरिंग है लेकिन स्किल है, दौड़ना पड़ेगा, नॉलेज है, तो नॉलेज है, स्किल है, आपका मेंटल और फिजिकली कोई फोर्स यूज़ हो रहा है उसमें, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि फिर वो वैलिड है। गेम ऑफ स्किल, इसमें एग्जांपल KBC का लिख लेना। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी वेजरिंग है लेकिन वैलिड है। इंश्योरेंस क्या है, आज मैंने आपकी पॉलिसी ली, आपने प्रीमियम भरा, अब आप कल ही मर गए तो मुझे आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब आप कब मरोगे हमें थोड़ी पता है, तो भी हम इंश्योरेंस कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी है ना, डेफिनेशन पे स्टक रहे ना। डेफिनेशन क्या है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो आपका मरना या ना मरना, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, अनसर्टेन इवेंट, क्या मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। बायोलॉजिकल हो तो, नॉन बायोलॉजिकल हो की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो इंश्योरेंस भी तो एक तरह का वेजरिंग एग्रीमेंट है, बट वो वैलिड है। अब वो वैलिड नहीं होता तो इतने लेवल पे हो रहा होता। भारत सरकार की इतनी बड़ी कंपनी है LIC, जिसका IPO आया था थोड़े टाइम पहले, अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कितनी बड़ी कंपनी, तो ऐसे ही चल रही होती है। अगर वॉइड होता तो भैया LIC क्या है, वैलिड है, क्योंकि इंश्योरेंस को इन्होंने वैलिड। तो मेरी तरफ देखो, 4 ऐसे वेजरिंग एग्रीमेंट जो वैलिड है, 4। चिटफंड, बोलो, शेयर मार्केट, एथलेटिक्स एंड गेम ऑफ स्किल, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस और वेजरिंग में थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इसमें इंश्योरेंस में आप क्या करते हो, लॉस को इंडेमनीफाई करते हो। आप मर गए, आपकी गाड़ी ठुक गई, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, मोबाइल का इंश्योरेंस है, मोबाइल गिर गया, ख़राब हो गया, तो इन इंश्योरेंस वी ट्राई टू इंडेमनीफाई योर लॉस। आपके लॉस को हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट। बट यहाँ पे हम सिर्फ हारने और जीतने के शर्त लगाते हैं। यहाँ पे हम किसी को कंपनसेट, उल्टा यहाँ पे तो एक जीतेगा और एक हारेगा, ठीक है। वो एक तुम लोगों ने वो स्टैंड अप कॉमेडी देखी होगी ना, जुए के ऊपर, वो बंदा बोलता है कि जुआ खेलना बुरी बात नहीं है, जुए में हारना बुरी बात है, ठीक है। जुआ तो कितना अच्छा है। अब लोग कहते हैं कि वो जुए में अपना पूरा घर हार गया, अरे तो कोई जीत भी तो गया, ये भी तो तो इतनी वो अपना घर बनाता तो कितना टाइम लगता उसे, एक झटके में घर बन गया। इतना अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है किसी इन्वेस्टमेंट में। चलो, तो यहाँ पे जो जुआ लगता है वो सिर्फ किस पे लगता है, हारने या जीतने पे। यहाँ पे आप किसी को कंपनसेट नहीं करते। और इंश्योरेंस में तो आप क्या करते हो, लॉस को कंपनसेट करते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे कंसिडरेशन है, आप प्रीमियम भरोगे, मैं आपको पैसे दूंगा। यहाँ दोनों पार्टी के बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि एक हारेगा एक जीतेगा, तो पैसे सिर्फ एक को ही देने हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल कंसिडरेशन वन साइडेड है। क्या है, नेक्स्ट, यहाँ पे जो आप इंश्योरेंस करवाते हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हो, तो आपका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तभी आप इंश्योरेंस करा रहे हो। जुआ लगाने में आपका उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको मतलब नहीं है विराट कोहली 100 मारेगा, आपको मतलब नहीं है कल बारिश आएगी। यू हैव नो इंटरेस्ट इन दैट ट्रांजेक्शन, यू हैव इंटरेस्ट इन योर मनी, बिकॉज यू हैव पुट ऑल योर स्टेक इन दैट ट्रांजेक्शन। आपने सिर्फ उस ट्रांजेक्शन में अपना स्टेक लगा दिया। तो ये भी एक डिफरेंस हुआ कि यहाँ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, यहाँ आपका उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के हर इंश्योरेंस को इंडेमनीफाई कर सकते हैं। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस को इंडेमनीफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जान तो अनमोल है, कीमती है, उसका कोई मोल नहीं है। आपके मरने के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी आपके नहीं, किसी भी XYZ के मरने के बाद, आपको क्यों मारूं यार, XYZ के मरने के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए भी दे दे तो वो उसकी जान की भरपाई
वो 1 करोड़ रुपए उनके आने वाले जीवन को थोड़ा बेहतर बना देंगे, लेकिन जो कमी उनकी ज़िंदगी में आई है उसे आप पूरी। लेकिन अगर मेरा मोबाइल गुम गया, आप मुझे नया मोबाइल दे दोगे, कमी पूरी। एसी खराब हो गया, इंश्योरेंस करा रखा था, नया मिल गया। मेरी गाड़ी इंश्योरेंस करा रखी थी, नहीं मिल गई। सो एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस एवरीथिंग कैन बी कंपनसेटेड, बट लाइफ कैन नॉट बी कंपनसेटेड। लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जान तो अनमोल है। क्या है? आपकी बोल रहा हूँ मैं, आपकी वाली नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे जो है लूज़र को सिर्फ अमाउंट पे करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के हर चीज़ कंपनसेट हो जाएगी ना, यहाँ पे लूज़र को पे करना ही पड़ेगा, उसका कुछ भी कंपनसेशन उसे नहीं मिलेगा। और लास्ट, ये वैलिड है, ये तो है ही, और ये वॉइड है। इंश्योरेंस वैलिड है, लेकिन बाकी वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन 4 ऐसे वेजरिंग एग्रीमेंट है जो वैलिड है, याद रखना। चिट फंड, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक्स। ये आपका एक और चैप्टर का रिवीजन सक्सेसफुली समाप्त हुआ। क्लियर? हमने सारे वेजरिंग, सारे एसेंशियल एलिमेंट अब कवर कर लिए। पॉज करना भाई। बेटा मेरी तरफ से तो तुम बाहर में जाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किधर बैठोगे। हाँ कौन? ऐसा तुम्हें किसने कहा कि उर्विका मेरी फेवरेट स्टूडेंट है? क्या कह रहा है? सही बात है। कोचिंग नाम भी कर दूंगा तो कौन सा ही पढ़ा पाएगी मेरी तरह यार, बहुत टाइम लगेगा अभी। साले सीधा वेट चिलगू से आपको रख लेगी। चलो ये ऑन है। नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, जितना हो सकेगा उतना बताऊंगा आज। देखो आप जैसे ही आपका चैप्टर 3 कंप्लीट करोगे तो उसके बाद चैप्टर 4 खुल जाएगा आपका परफॉर्मेंस। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। सामने देख लो 2 मिनट, ये पूरी पिक्चर समझ लो, फिर कल से अपना पढ़ने का ही है। मैंने आप लोगों को ऑफ़र पढ़ा दिया, एक्सेप्टेंस पढ़ा दिया, कंसिडरेशन पढ़ा दिया, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, फ्री कंसेंट पढ़ा दिया, लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा दिया। 7 हो गए। मैंने आपको 12 पढ़ाए थे। अब अगर ये 7 को अलग कर ले तो अब 5 कौन से बचे? 2 पार्टीज, उसमें कोई चैप्टर नहीं है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, दोनों पार्टी में इंटेंशन क्या होनी चाहिए, उस पर कोई चैप्टर नहीं है। तीसरे नंबर पे हाँ अदर फॉर्मेलिटी, उस पर कोई चैप्टर नहीं है। अदर फॉर्मेलिटी मैंने तुम्हें स्कूल का एग्जांपल दिया था, 50 रुपये की स्टैम्प, 100 रुपये की स्टैम्प, उस पर कोई सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग सर्टेन होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। तो एक चैप्टर बचा अपना परफॉर्मेंस। इसी चैप्टर का नाम देखो क्या दे रखा है, परफॉर्मेंस। तो 7 पढ़ा दिए मैंने तुम्हें, एक कौन सा बचा? परफॉर्मेंस। 8 हो गए, बाकी 4 पे कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन मैं परफॉर्मेंस को ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ाता। आपका ये चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा है ना, एकदम लास्ट पेज निकालो, बस ये जो पेज नंबर है कौन सा है, ये 2.110 निकाल लिया। अरे यार ये टॉपिक निकाल लो तुम लोग, कौन सा पेज नंबर है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसी चैप्टर में है, लास्ट में। दिख गया तुम्हें भाई? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन यहाँ देखो सामने। अब डिस्चार्ज, एक्चुअली इस चैप्टर का नाम होना चाहिए डिस्चार्ज, क्योंकि अब हो गया सब कुछ पढ़ लिया। ऑफर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारे एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। अब पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का समापन समारोह, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के मोड दे रखे हैं। तो डिस्चार्ज करने का पहला मोड है परफॉर्मेंस, जो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो ये मोड पूरे याद कर लो। पहला मोड है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दूसरा मोड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये भी इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी, ये भी इसी में पढ़ाया जाएगा। 3 लैप्स ऑफ टाइम, इसका कोई चैप्टर नहीं है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसका कोई चैप्टर नहीं है। ब्रीच अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। रेमिट ऑफ परफॉर्मेंस इस चैप्टर में, नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी इस चैप्टर में, मर्जर ऑफ राइट इस चैप्टर में। खत्म।
तो डिस्चार्ज करने के 9 मोड होते हैं, 9 मोड। कितने मोड होते हैं? ठीक है, लक्षिता तू बाद में ढूंढ लेना बेटा, अभी तू बस सुन ले, ये सब मिलेगा तुम्हें, आगे पीछे हो रखा होगा है ना, तो अब तू सामने देख। डिस्चार्ज करने के 9 मोड होते हैं, जिसमें पहला और सबसे अच्छा मोड है परफॉर्मेंस। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, फीस लेनी है, फीस ले लो, पढ़ा दो, ख़त्म। उसके बाद आप अपने रास्ते में, मेरे रास्ते। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का सबसे यूजुअल मोड क्या है? परफॉर्मेंस। क्या है? याद रखना, इस चैप्टर को मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से करना चाहिए, इन्होंने थोड़ी आगे पीछे कर रखी है चीज़ें। यहाँ से पढ़ाऊँगा तो पूरी पिक्चर समझ में आएगी। अभी तक मैं आपको पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक पिक्चर की तरह चला रहा हूँ, रील बाय रील, हर चीज़ को पुराने से लिंक करता हूँ, कैसे शुरू किया, कैसे ख़त्म किया। कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया कोई चीज़ छूटी है या फिर ये कैसे आ गया। ये हर चीज़ सिस्टम से चल रही है, एकदम लाइन से। पहले आपको पढ़ा दिया कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 12 एलिमेंट चाहिए, 12 के 12 एलिमेंट पे चर्चा कर ली, 12 एलिमेंट के बाद 8 एलिमेंट पे चैप्टर पढ़ लिए। अब पढ़ा रहा हूँ डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट का समापन समारोह, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है। तो कोई आपसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, तो आप 9 मोड बताओगे, जिसमें से पहला मोड है परफॉर्मेंस। यहाँ लिख लो परफॉर्मेंस पे पूरा चैप्टर, तो चैप्टर की बात कल करेंगे। सेकेंड मोड है परफॉर्मेंस के बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में समझौता कर लो। क्या कर लो? इस पे भी पूरा एक टॉपिक है जो कल आएगा, समझौते कितने होते हैं, ये सब परफॉर्मेंस में आएगा। जो छोटी चीज़ें है ना वो आज पढ़ा रहा हूँ, जिस पे कोई चैप्टर नहीं है। तो पहला हो गया परफॉर्मेंस, दूसरा हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट, तीसरा इम्पॉसिबिलिटी, ये अभी पढ़ा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। जैसे आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पढ़ाने का, लेकिन भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने कहा कोचिंगें बंद रहेगी। तो हमारे हरदीप ने कहा कि सर मेरे को वीडियो से नहीं पढ़ना, मेरे को तो आपसे लाइव ही पढ़ना है। तो मैंने कहा वो तो इम्पॉसिबल है बेटा, लाइव कैसे पढ़ाऊँ, तेरे लिए कोचिंग तो नहीं खोल सकता। तो मैंने इसको फ़ीस वापस कर दी, तो ये डिस्चार्ज हो गया। तो ये डिस्चार्ज क्यों हुआ? और इम्पॉसिबिलिटी में भी किसकी वजह से? किसकी वजह से? कई बार होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया इससे, किससे? याशी से, कि भैया मैं इसके होटल पे परफॉर्म करने आऊँगा एक कॉन्सर्ट में, अरिजीत सिंह के गानों पे गाऊँगा गाना 31 दिसंबर को, न्यू ईयर ईव पे। अब जब तक मैं आता उसके पहले पूरे कॉन्सर्ट में आग लग गई, जहाँ मैं जाता हूँ आग लगी जाती है। तो पूरा सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? क्या मैं उस लगी हुई आग में और आग लगा सकता हूँ? हाँ, यस सर, ठीक है। तो क्या मैं अब वहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता हूँ? मेरा परफॉर्मेंस देना पॉसिबल? इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल ड्यू टू चेंज इन लॉ और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वेरी गुड। तीसरा, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। मैंने आपको कहा था कि मैं परफॉर्मेंस देने के लिए आऊँगा तो मेरे को ये चीज़ें चाहिए। जैसे कई मूवी स्टार्स होते हैं, वो कोई मूवी साइन करते हैं तो वो प्रोड्यूसर को पहले बोल देते हैं कि भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं इन लोकेशन पे शूट करूँगा। उन्हें शूटिंग के वक्त अगर वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो मूवी छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग। तो अब मैं परफॉर्मेंस नहीं दे सकता क्योंकि जो चीज़ें मुझे प्रॉमिस की गई थी मुझे वो आपने नहीं दी, तो ख़त्म फिर। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सुनो, आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको परफॉर्मेंस देने की बारी आई, उससे पहले वॉर डिक्लेयर हो गई। अब वॉर डिक्लेयर हो गई किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो अगर वो बंदा उस कंट्री का था तब तो मैं वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ वॉर है। वो बंदा इंडिया का था तो भी मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वॉर की वजह से बहुत इफ़ेक्ट्स आते हैं उस एरिया में। घर से बाहर नहीं निकल सकते, शिफ्ट कराया जाता है लोगों को जो बॉर्डर पे रहते हैं। बट जो आम सिविलियंस हैं अगर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो करें, पॉसिबल है तो करें, इम्पॉसिबल है तो कैसे करेगी। लास्ट, अरे फोर्थ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, भूल मत जाना। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का पहला मोड क्या है उस पर पढ़ेंगे कल।
दूसरा मोड क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट, उसको भी पढ़ेंगे कल। तीसरा क्या है? इम्पॉसिबिलिटी। आपको तो जाना है कि में तो आपको जींस के वो लानी है। हाँ लाना। वो इधर आ, वो जींस है ना किसी ट्रैफिक वाले को या किसी को जाना, वो उसकी जो चेन है वो ठीक करेगा। हेलो, हाँ वो भी इम्पॉसिबिलिटी में आएगा। जैसे प्रॉमिसर की डेथ हो गई, आज मैं मर गया, तो तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैं नहीं पढ़ा सकता ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इम्पॉसिबिलिटी के बाद आता है लैप्स ऑफ। कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पाते लैप्स ऑफ टाइम की वजह से। देखो इधर, आज मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है सीए फाउंडेशन पढ़ाने का, तो उसको पढ़ाने के लिए आपके जनवरी में पेपर है, तो मेरे पास दिसंबर नवंबर तक का टाइम है। उसके अंदर अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो लैप्स ऑफ टाइम हो गया। अब मैं चाहूँ भी परफॉर्मेंस देना तो नहीं दे सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ख़त्म हो गया। लैप्स ऑफ टाइम। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? भूल मत जाना, डिस्चार्ज के क्या पढ़ा रहा हूँ? मोड। 4 हो गए लैप्स ऑफ टाइम। लाइन से चलना, याद रखना। ऊपर के 2 अभी छोड़े हैं, छोड़े नहीं हैं, उन पे डिटेल में चर्चा है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसलिए उधर नहीं बोल रहा था मैं। डेथ इधर दे रखा है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी है, इम्पॉसिबिलिटी में भी है। तो अगर मान लो मेरी डेथ हो जाए, तो एक तरीके से ये कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, तो अब सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए आपको लाइबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि दिस इज़ ए नेचुरल कैलेमिटी एक तरीके से हमारे ऊपर। तो क्या भाई ऐसी चीज़ हुई है जो हमारे हाथ में नहीं है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है ब्रीच करने की वजह से। ब्रीच मतलब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं पढ़ाऊंगा और बाद में मैं छोड़ के भग गया। ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, इस पे भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर अगला। तो इसको लिख दो डिटेल। जो छोटे पॉइंट है वो भी पढ़ा रहा हूँ। प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस। कई बार परफॉर्मेंस देने के लिए प्रॉमिसी ही मना कर देता है, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लाइबल नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे मेरी बात सुनो, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, अब आपका सीए करने का मन चेंज हो गया, तो आपने ही मुझे कहा कि सर हमें अब आगे सीए नहीं करना। तो मैंने कहा फिर आपकी फ़ीस वीस, अरे सर वो सब छोड़ो, अब पढ़ना ही नहीं है तो क्या मतलब है, जितना पढ़ा आगे नहीं पढ़ेंगे। तो प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस को रेमिट कर दिया। रेमिट मतलब कम कर दिया या वेव कर दिया, माफ़ कर दिया। So if promisee have waived the performance, promisee have remit the performance, promiser is not liable to perform। अब promiser perform करने के liable, ये भी एक मोड हो गया, ये भी डिस्चार्ज हो गया। अगला नेग्लेक्ट। इसमें promisee क्या करता है? परफॉर्मेंस देने के लिए नेग्लेक्ट करता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारा आना ज़रूरी है ना। अब मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ और तुम आते ही नहीं हो। अब चलो तुम तो बैच में हो, तो बैच में एक आध बच्चा नहीं आ रहा तो मैं तो पढ़ाऊँगा। मान लो मैंने किसी एक बच्चे को ही पढ़ाना है, अब वो एक बच्चा ही नहीं आया तो मेरी क्या गलती है? फिर मैं कैसे पढ़ाऊँगा? तो अगर प्रॉमिसी नेग्लेक्ट करता है, प्रॉमिसी आपको परफॉर्मेंस देने के लिए मना कर रहा है, या वो आपको इनफ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो यू आर नॉट लाइबल टू परफॉर्म। अब आप परफॉर्म करने के लिए लाइबल, क्योंकि सामने वाले की गलती, अब आपकी गलती नहीं है। नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिसर, आप प्रॉमिसर को नेग्लेक्ट कर रहे हो। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मर्जर ऑफ राइट। अगर मान लो, सुनो, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने उसी बंदे के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इन्फीरियर राइट सुपीरियर राइट में मर्ज हो जाएंगे। अब आपको इन्फीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2-3 बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एकदम बेस्ट। आज मान लो स्नेहा मेरे से बीकॉम पढ़ने आई और बीकॉम पढ़ते पढ़ते इसका मन बन गया कि सर अब मेरे को सीए करना है, तो मैंने इसको सीए के बैच में बिठा दिया। अब जब ये मुझसे सीए पढ़ लेगी तो बीकॉम की कोचिंग थोड़ी लेनी पड़ेगी, बीकॉम तो पूरा कवर हो जाएगा, तो बीकॉम वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जब से कौन सा शुरू होगा? सीए वाला, तो बीकॉम वाला डिस्चार्ज हो जाएगा, बीकॉम वाला। तो इन्फीरियर राइट सुपीरियर राइट में मर्ज हो गए। क्या बोला मैंने? एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने कोई जगह किराए पे खरीदी ये लक्षिता से, और 5 साल बाद मैंने लक्षिता को कहा कि लक्षिता तू ये जगह मुझे बेच दे, मेरे को बहुत बढ़िया लग गई ये जगह।
और लक्षिता ने वो जगह मुझे बेच दी, तो अब किराए वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने खरीद ली उसका किराया थोड़ी दूंगा अब मैं। तो इंफीरियर राइट वाला सुपीरियर राइट में मर्ज हो गया। तो कितने मोड होते हैं डिस्चार्ज के? 9। एक बार गिनती कर लो। पहला परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, तीसरा इम्पॉसिबिलिटी, चौथा लैप्स ऑफ टाइम, पांचवा ऑपरेशन ऑफ लॉ, छठा ब्रीच पे चैप्टर है, सातवां वेव, आठवां नेग्लेक्ट और नवा मर्जर ऑफ राइट। पीछे दोनों को समझ में आया बेटा? समझ में आया? क्लियर है बेटा? यहाँ पे ख़त्म, कल देखेंगे बाकी। धन्यवाद।